हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस के साथ में शुरू करते हैं और रैपिड फायर आज हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अंदर में आते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पूछा गया कि वेयर वाज द 17th ब्रिक्स समिट रिसेंटली हेल्ड। अभी हाल ही में फ्रेंड्स जो है 17वें नंबर की जो है ब्रिक्स समिट आयोजित की गई। कहाँ आयोजित हुई थी? और इसी के अंदर में फ्रेंड्स 18वें नंबर की ब्रिक्स समिट का मेजबान देश भी घोषित कर दिया गया है। वो भी आप लोगों को बताना है जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर में करते हैं इसको। वेयर वाज द 17th ब्रिक्स समिट रिसेंटली हेल्ड? जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप लोग सभी लोग। आंसर्स यहाँ पर में कर रहे हैं। तो 17वें नंबर की जो ब्रिक्स समिट है फ्रेंड्स, ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर में हुई है अभी, या ब्राजील के अंदर में हुई है अभी, या रूस के अंदर में? तो ब्राजील के अंदर में हुई है। और 18th नंबर की जो ब्रिक्स है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इसका होस्ट इंडिया को बनाया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। 18वें नंबर की 2026 में, ठीक है, तो 2026 के अंदर में 18वें नंबर की जो समिट है ये कहां होंगी? इंडिया में। और 2025 की जो समिट थी 17वें नंबर की, ये ब्राजील के अंदर में हुई। सभी लोग लिखेंगे जल्दी से, 17वें नंबर की ब्रिक्स समिट कहां पर में हुई? ब्राजील में हुई, ठीक है, 2025 की। 18वें नंबर की 2026 में जो ब्रिक्स की समिट होंगी वो कहां पर में होंगी? इंडिया में होंगी। ब्रिक्स की जो स्थापना है 2009 के अंदर में हुई थी ब्रिक के नाम से, BRIC, ठीक है। 2010 में इसके अंदर में साउथ अफ्रीका जुड़ा था, ठीक है। और 2011 में पहला ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, ठीक है, क्योंकि जिस साल जुड़ा उसी साल नहीं ना, अगले साल जो है फिर जो सम्मेलन हुआ उसके अंदर में साउथ अफ्रीका भी आया था। ओके, चलिए। और अभी जो है फ्रेंड्स बढ़ते 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 जो है 4 देशों से स्टार्ट हुआ, फिर 5 हुए, और अब जो है फ्रेंड टोटल ब्रिक्स के अंदर में 11 देश हो चुके हैं, इंडोनेशिया को मिला के। ओके, चलिए। तो ब्रिक्स के अंदर में टोटल कितने कंट्रीज हो चुके हैं? जल्दी से लिखेंगे मेरे साथ में, कमेंट में लिखते जाएंगे आप लोग, ठीक है। ब्रिक्स के अंदर में कितने देश हो चुके हैं? मैं यहाँ पर मैं आप लोगों से सवाल जो है लास्ट के लिए रखते जा रहा हूँ। ब्रिक्स के अंदर में आप लोगों को बताना है कि कितने देश हो चुके हैं टोटल। तो 11 देश हो चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इंडिया जो है वो चेयरपर्सन बनेगा 2026 में 18वीं ब्रिक्स समिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए फ्रेंड, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बच्चे अक्सर इसके अंदर में गलती करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से बता देंगे। और जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके जरूर बता देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अलग अलग एग्जाम में आता है आप लोगों के, किसी भी एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, चाहे आप लोग केवीएस ले लीजिए, ठीक है, चाहे आप DSSS भी ले लीजिए, चाहे आप लोग जो है फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई ले लीजिए, चाहे आप लोग सुपर टेट ले लीजिए, यूपी सुपर टेट, चाहे आप कोई भी पीसीएस एग्जाम ले लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लीजिए, आप इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एग्जाम के अंदर में, ठीक है। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्स्ट मिल एस्टेब्लिश इन मुंबई? अब यहाँ पर में जो है ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया मुंबई के अंदर में। पहले जो सबसे पहले ट्राई की गई थी ना फ्रेंड्स, मिल, कपड़ा मिल स्थापित करने की, वो की गई कलकत्ता के अंदर में कोशिश, ठीक है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। कलकत्ता के अंदर में जो है फ्रेंड्स फोर्ट ग्लोस्टर के अंदर में, ठीक है, 1818 में इसको स्थापित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। पहली सफल मिल जो स्थापित हुई थी वो हुई थी मुंबई में, और वो हुई थी 1854 में, ठीक है, 1854 में मुंबई में। ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। डायरेक्टली आप देख सकते हो कि टीचिंग परीक्षा की जो स्लाइड है, टीचिंग परीक्षा ने जो पढ़ाया था वही से ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा मतलब सफलता की गारंटी आप लोगों के लिए, कि जो पढ़ाया वही आया है एग्जाम में डायरेक्टली। तो आप लोग देख सकते हो मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1854 के अंदर में, 1854 में। ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। आप लोगों को बता रहे हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है। और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर में, आप लोग देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है यहाँ पर में? जल वाष्प जो है तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है। ये अभी भाप है, ठीक है। वैसे जो गैसियस स्टेट होती है उसके बाद में आना चाहिए लिक्विड वाली स्टेट, ठीक है। लेकिन ये लिक्विड वाली जो स्टेट है ना, इसको वो एलिमिनेट कर देती है, उसमें जाए बिना डायरेक्टली जो है सॉलिड बन जाती है, डायरेक्टली सॉलिड या ठोस बन जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को बताना है, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए आप लोग सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। एग्जाम के अंदर में पूछते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों से ना। अब मैं एक और चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा फ्रेंड, जितने भी लोग यहाँ पर में देख रहे हैं, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे लगे कि ऐसे क्वेश्चंस और आप लोगों को कराने हैं, बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाते रहने हैं, ठीक है। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, और जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे आप लोग फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर मैं बात करूं इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? इवेपोरेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का जो सॉलिड लिक्विड है आपका, वो उसके ऊपर में अगर धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो वो इवेपोरेट हो जाता है
वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, उसको इवेपोरेट बोला जाता है आपका, ठीक है। सब्लिमेशन किसको बोलते हो आप? सब्लिमेशन बोलते हो आप लोग डायरेक्टली सॉलिड से, अगर कोई सॉलिड है, ठीक है, ठोस पदार्थ है और वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोला जाता है सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन का कोई एग्जांपल बता सकते हो आप लोग? जल्दी से बताइए आप लोग, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कोई पदार्थ है जो गैस से डायरेक्टली, ठीक है, गैस है और गैस से डायरेक्टली सॉलिड बन रहा है, उसको बोला जाता है डिपोजिशन, निक्षेपण बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? डिपोजिशन, ठीक है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है डिपोजिशन, डिपोजिशन, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे आप लोग निक्षेपण, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। निक्षेपण इसको बोला जाएगा, निक्षेपण, ओके। तो निक्षेपण या डिपोजिशन जो है फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं था आप लोगों के, इसी वजह से आंसर हो जाएगा यहां पर मैं नन ऑफ द अबव। मैं एक इमेज के जरिए आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग यहां पर मैं इस पर्टिकुलर इमेज को देखोगे तो आप लोगों को पूरी की पूरी चीज समझ में आ जाएगी। यहां पर मैं आप देखिए फ्रेंड्स, जब गैस से लिक्विड से गैस बन रहा है उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। और जब गैस से लिक्विड बनता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। गैस से लिक्विड बन रहा है, लेकिन लिक्विड ना बनते हुए, ठीक है, ये वाली प्रक्रिया को फॉलो ना करते हुए डायरेक्टली वो अगर सॉलिड बन जाए तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है यहां पर मैं आप लोगों का फ्रेंड्स डिपोजिशन, ठीक है। गैस जो है, वाष्प जो है, वो डायरेक्टली सॉलिड बन गई, उसको बोला जाएगा आपका डिपोजिशन, ठीक है, निक्षेपण बोलते हैं उसको, ओके। और सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है आप लोगों का? डायरेक्टली सॉलिड जो है वो गैसियस स्टेट के अंदर में बन गया, सब्लिमेशन हो गया, ऊर्ध्वापातन हो गया उसका, ठीक है। ये सारी की सारी चीज जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए लिख भी दिया है, और पेड स्टूडेंट जितने भी, उन लोगों को पेड क्लास के अंदर में आपको वाईटी की सारी पीडीएफ मिल जाती है, तो आप लोग वहां से इसको पढ़ भी सकते हो, उसकी टेस्ट भी दे सकते हो आप लोग, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का, इसका आंसर आप लोगों ने करना है, जल्दी से बताइए आप लोग। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, केवीएस के कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहते हैं, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, बीपीएससी टीआरई, कोई भी और कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहते हैं आप लोग जो है फ्रेंड्स आज फ्लैट 60% ऑफ के साथ में जुड़ सकते हो, ठीक है। आगे में हो सकता है ये मौका आप लोगों को मिले ना मिले, ज्यादा समय अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों ने क्या करना है, टीचिंग परीक्षा के साथ में जल्दी से जल्दी जुड़ जाना है। टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या नीचे में जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप करके जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा समय मिले और ज्यादा समय में आप अपनी पढ़ाई को ज्यादा सुरक्षित कर सके। देखिए आप लोगों को कुछ रुपए, ठीक है, उससे अगर आपका पूरा का पूरा भविष्य बन सकता है, तो आई थिंक ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आप लोगों की जिंदगी का। तो देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स की, हु ऑथर्ड आनंद मठ, आनंद मठ की अगर ऑथर कौन है, आनंद मठ जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। दो चट्टोपाध्याय नाम था, अंग्रेजों ने उनका चटर्जी कर दिया, तो एक ही बात है ये, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी। आनंद मठ जो है फ्रेंड्स ये इसी के अंदर में, ठीक है, 1882 के अंदर में ये जो है लिखी गई थी पुस्तक। इसमें सन्यासी आंदोलन, कौन सा वाला आंदोलन है, सन्यासी आंदोलन से प्रेरित है ये, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन आता है, आनंद मठ कौन से आंदोलन से प्रेरित है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग कौन से आंदोलन से प्रेरित है, कमेंट के अंदर में लिख देंगे सभी लोग जल्दी से, ठीक है। सन्यासी विद्रोह से ये प्रेरित था, सन्यासी विद्रोह से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आएगा आप लोगों से, सन्यासी विद्रोह से प्रेरित था। इसके अंदर में कौन सा वाला जो है गीत लिया गया है, बताइए जल्दी से, कौन सा वाला गीत आप लोगों को इसके अंदर में मिलेगा, वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम जो गीत है वो इसी के अंदर में से लिया गया है, ओके। चलो आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में 1882 के अंदर में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था, ठीक है। इसके अंदर में सन्यासी आंदोलन का जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। क्या बात है फ्रेंड, बहुत स्पीड में आप लोग सेशन को लाइक भी करते जा रहे हो, ऐसे जल्दी जल्दी से शेयर भी करते रहेंगे आप लोग, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना आप लोगों ने। देखिए अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली, अब सारी की सारी बात आ जाती है आप लोगों की चिपको आंदोलन से रिलेटेड। तो चिपको आंदोलन कहां पर में हुआ था, ये भी आप लोगों ने बता देना है, कहां पर में हुआ था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है फ्रेंड्स एक्चुअली पर्यावरण की रक्षा करने के लिए 1975 के आसपास में, उस समय का जो उत्तर प्रदेश था, और उस समय के उत्तर प्रदेश में से आज का जो उत्तराखंड वाला जो पार्ट है वहां पर में हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड वाले पार्ट में, आज के उत्तराखंड वाले पार्ट में, उस समय तो उत्तराखंड था नहीं, तो उत्तराखंड वाला जो पार्ट है आज का, वहां पर में ये हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा जो है उन्होंने इसको नेतृत्व प्रदान किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है।
तो सुंदरलाल बहुगुणा इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इनके साथ में और कौन कौन थे, ठीक है, तो चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इनके साथ में ही थे। तो चंडी प्रसाद, ठीक है, चंडी प्रसाद आप शॉर्ट में याद रख लीजिए ताकि ज्यादा आप लोगों को याद न रखना पड़े, ठीक है। गौरा देवी भी लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए यहां पर मैं, गौरा देवी, ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हो। ओके, तो चंडी प्रसाद याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगर पूरा नाम याद रखना है तो चंडी प्रसाद भट्ट उनका नाम था, गौरा देवी हो जाते हैं। एक गोविंद सिंह रावत भी थे, ठीक है, तो गोविंद सिंह रावत बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी पूछ लिया जाता है आप लोगों से, ठीक है। तो एक गोविंद सिंह रावत, ठीक है, चंडी प्रसाद दत्त, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, इनके साथ में थे सुंदरलाल बहुगुणा के। ओके, वृक्षों की कटाई रोकने के लिए ये आंदोलन हुआ था, ठीक है, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। चलिए, तो ये याद रहेंगे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे, अच्छा एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी से कुछ रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने लोग यहाँ पर मैं रेडी रिवीजन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। टीचिंग परीक्षा की टीम को ये श्रेय जाता है, टीचिंग परीक्षा की टीम ने जो है फ्रेंड्स इनिशिएटिव लेकर आप लोगों के लिए रिवीजन कराया है, रिवीजन के कुछ क्वेश्चन लगा दिए। अगर रेडी हो तो हाथ ऊपर करके बता दो जल्दी जल्दी से, लेकिन हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना है आपने, बिना पोल के, एकदम स्पीड में हम लोग जो है गोली की रफ्तार से आंसर करेंगे। चलिए नाउ फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन जल्दी कर लेते हैं, फिर हम लोग और नए क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ेंगे। इन विच ईयर इंडिया जो है वो ब्रिक्स की मेजबानी करने वाला है, फास्ट आंसर करना है आप लोगों ने एकदम स्पीड में, ठीक है। तो 18वें नंबर की जो ब्रिक्स की मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता नहीं सकता ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि 2026 में इसकी मेजबानी भारत करने वाला है, इंडिया करने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखिएगा कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर में भर भर के आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आप लोगों का गोद लिया क्वेश्चन हो गया है अब ये, ओके। और 2025 का कहां पर में हुई थी ब्रिक्स समिट? ब्राजील में हुई थी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में भारत में पहली कपास मिल कब जो है बंबई में स्थापित हुई थी, जिसको आज आप मुंबई बोलते हो? AWS की एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, झारखंड सिविल सर्विसेज की एग्जाम के अंदर में भी आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है, तो यहाँ पर में ABCD, ठीक है, पोल के बिना आप लोगों ने आंसर करना है, कमेंट के अंदर में आप लोग आंसर करेंगे तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 1854 हो जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। चलिए सेशन को लाइक करते रहेंगे जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स, आप लोग बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं हम लोग हमारे पहले टारगेट 1500 के टारगेट से, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाष्पीकरण पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन को कौन सी जो है बेसिकली इसको संदर्भित करता है, ये बताना है आप लोगों ने। वाष्पीकरण या वेपराइजेशन, ठीक है, वेपराइजेशन, इवेपोरेशन भी इसको बोलते हैं, वाष्पीकरण। तो अगर मान लीजिए कि लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के ऊपर में हीट पड़ती है और वो जो है गैस बन के ऊपर चला जाता है लिक्विड, तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण। तो लिक्विड से गैस जो बनता है उसको वाष्पीकरण कहा जाता है, लिक्विड से गैस को, ठीक है। तो IPRC इसरो टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्जाम के अंदर में आया हुआ, और RPF SI की एग्जाम के अंदर में। कल रात में आप लोगों के लिए फ्रेंड टीचिंग परीक्षा ने फ्री ऑफ कॉस्ट करियर गाइडेंस सेमिनार लिया था, ठीक है। उसके अंदर में मैंने आपको बताया कि कई सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। मैंने आपको बताया अभी कि किस किस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए जिससे आप लोग और ज्यादा एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। वो सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दी गई। आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक हैंडआउट भी दिया गया, ठीक है, प्लस एक टाइम टेबल की शीट आपको दी गई जो डाउनलोड करके आप लोग कर सकते हो। तो टीचिंग परीक्षा आपके लिए हमेशा नई नई चीजें लेकर आता रहेगा आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, वंदे मातरम कहां से लिया गया है, जल्दी से ये भी बता देना है आप लोगों ने। वंदे मातरम, ठीक है, तो वंदे मातरम गीत जो है फ्रेंड्स ये आनंद मठ नामक जो पुस्तक है उससे लिया गया है। इसके लेखक कौन है वो आप लोग कमेंट करके बता देंगे मुझे, ठीक है। वंदे मातरम इसके लेखक कौन है? 1824 से ज्यादा का चैट रेट आप लोगों का चल रहा है फ्रेंड्स, स्पीड में आप लोग आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। भारत में चिपको आंदोलन सबसे पहले कहां शुरू हुआ था? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड्स कि चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड के इलाके में शुरू हुआ था। अब जो उत्तराखंड का इलाका है, ऑब्वियस सी बात है उत्तराखंड उस समय था नहीं। उत्तराखंड कौन से साल में बना बताइए? उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ तीनों एक साथ एक ही मतलब एक ही साल के अंदर में बने थे, कुछ दिन के अंतराल पर, ठीक है। तो उत्तराखंड जो है उत्तरांचल के नाम से उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, ठीक है, सन 2000 के अंदर में। तो उत्तर प्रदेश जो है वो एरिया है जहां पर में चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, ये सब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना आप लोगों का 5 में से 5 कितने लोगों के सही हुए जल्दी से बताएंगे मुझे, ठीक है। 5 में से 5 कितने लोगों का स्कोर आया है रिवीजन के अंदर में? 5 में से 4 कितने को आया? 5 में से 3, 5 में से 2, 5 में से 1, जल्दी बताएंगे। और आगे में भी हम लोग करते रहेंगे रिवीजन। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, इस पर क्वेश्चन आते हैं अक्सर। सभी महाद्वीपीय
महाद्वीप एक भूखंड का भाग थे, एक ही भूखंड का भाग थे, ठीक है, जिसको ब्लैंक के नाम से जाना जाता था, जो विशाल महासागर से घिरे हुए थे, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं ना, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ोगे इसको, तो इसके अंदर में जो है आप लोगों को पता चलेगा पूछा क्या है। अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ लार्ज सिंगल कॉन्टिनेंटल मास। जी बिल्कुल, सारे के सारे महाद्वीप जो है वो एक ही भूभाग में समाये हुए थे, जिसको पेंजिया बोला जाता था, पेंजिया, ठीक है, पेंजिया बोला जाता था, एक ही भूभाग था बस, पेंजिया, पूरे महाद्वीप एक ही साथ थे। वो पेंजिया जो है चारों तरफ से, ठीक है, पानी से घिरा हुआ था, ठीक है, विशाल महासागर से घिरा हुआ था। इस महासागर को बोला जाता था पैंथालासा, ठीक है, पैंथालासा, पैंथालासा बोला जाता था। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। यहां पर मैं क्वेश्चन में बोला है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो अल्फ्रेड, ठीक है, वेबर ने दिया था आपका 1912 के अंदर में, उसके अनुसार सभी महाद्वीप एक भूखंड का भाग थे। जी हाँ, उस भूखंड का नाम था पेंजिया, ठीक है। जो ये भूखंड जो है, जो कौन से नाम के महासागर से घिरा हुआ था, तो ये महासागर का नाम पूछा उसने, पेंजिया का नाम नहीं पूछा, पैंथालासा का नाम पूछा है। ये क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को बनाने वाले को जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो है आप लोगों ने 42 तोपों की सलामी देनी चाहिए भाई, बढ़िया क्वेश्चन बनाया उसने। बच्चों को आते हुए भी गलत करवाना कैसे, तो वो एग्जामिनर भाई ने करने की कोशिश की है यहाँ पर में। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत के अनुसार एक भूभाग था, ठीक है, उसका नाम दिया नहीं उसने, जबकि उसका नाम पेंजिया था। उसने सोचा कि भाई अगर ऐसा बोलूंगा एक भूभाग था, लोग फटाक से पेंजिया लगा देंगे सी, जबकि आंसर क्या है इसका, पैंथालासा। वो समुद्र जो इसके अराउंड में था, पूरा का पूरा ऐसा समुद्र जो था इसको घेरे हुए, उसका नाम पैंथालासा था। मैंने इसको पूरा का पूरा पेड क्लास में पढ़ाया हुआ है। मैं आप सभी को बोलूंगा, जितने भी बच्चे हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ जाइए, एक एक पॉइंट मैंने एनिमेशन के साथ में आप लोगों को जो है पेंजिया, लॉरेशिया, गोंडवाना, ठीक है, हिमालय का निर्माण, ठीक है, पैंथालासा, तैथिस सी, हर चीज पढ़ाई है आप लोगों को। वो भी बच्चों जैसा पढ़ाया आपको, कोई पहला बार भी पढ़ रहा होगा ना, वो बच्चा भी उसको समझ जाएगा। इतना आसान शब्दों में आपको पढ़ाया है मैंने, ठीक है, इतना आसान शब्दों के अंदर में। और हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन जो आपका बन सकता है, वो सारी चीजें पढ़ाई है। तो जो बच्चा पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपना भविष्य सिक्योर करना चाहता है, ठीक है, चाहे केवीएस हो, चाहे बीपीएससी टीआरई हो, चाहे DSSB हो, चाहे सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग परीक्षा वन स्टॉप सोल्यूशन है आप लोगों का, ठीक है। काफी सारे बच्चे बता भी रहे हैं कि जी सर बहुत अच्छे से समझ में आया था, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर में टीम प्लीज उनके कमेंट्स को एक बार दिखा भी देंगे, ताकि पता चल सके, और जो बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं वो पढ़ना भी स्टार्ट कर दे, ठीक है। चलिए नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। तो ये लॉरेशिया, गोंडवाना जब एक ही थे, दोनों के दोनों पेंजिया बोला जाता था, और एक पैंथालासा नाम का सी था जो पूरी तरह से इसको घेरा हुआ था, ठीक है। ये था पैंथालासा सी जो पूरी तरह से इसको घेरा हुआ था। अच्छा, ये जो थ्योरी है किसने दी थी, अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है, थ्योरी। आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आया था। मोहम्मद अरीब आशा की भी बोल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरीके से जो है हम और जो पॉइंट्स है आपके, उसको हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चा टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, उसकी सिलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचिंग परीक्षा ने ली हुई है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, 1500 प्लस लाइक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर, मैं आप लोगों से क्या बोला गया है कि हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम आपको बताना है, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, या दक्षिण से उत्तर की ओर बोला है यहां पर में, साउथ से नॉर्थ बोला है, मतलब आपको नीचे से उत्तर की तरफ में लगाना है। एक चीज अगर आपको पता होती तो आप बहुत आसानी से लगा लेते, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको कहां से कहां तक बोला है ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर बोला है आप लोगों से, ठीक है। दूसरी चीज आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है, कि उसका क्रम जो है, हिमालयन पर्वतमालाओं का क्रम आपको बोला है, आप लोगों को सारे ऑप्शन एक बार अच्छे से देखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, एक ट्रिक मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊपर के भारत के अंदर ट्रांस हिमालयन जो रेंजेस है, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, ठीक है, झांसकर, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, ठीक है, उसके बाद में पीर पंजल, धौलाधर, ठीक है, शिवालिक, इनके याद रखने के लिए कल जाएंगे पीडीएस लेने, कल जाएंगे पीडीएस लेने। तो क से काराकोरम आ जाता है आप लोगों का, ठीक है, ल से लद्दाख आ जाता है आप लोगों का, जाएंगे से झांसकर रेंज बन जाती है, पी से बन जाती है पीर पंजल, डी से बन जाती है धौलाधर,
एस से बन जाती है शिवालिक। ठीक है, कल जाएंगे पीडीएस लेने। ठीक है, तो मैं यहीं पे अगर आपको बनाने की यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर हम लोग इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है, तो पहले आएंगे सबसे नीचे में शिवालिक, लिखते जाता हूँ शिवालिक, ठीक है, धौलाधर, पीर पंजल, ठीक है, झांसकर, लद्दाख, ठीक है, काराकोरम। SDPZLK आपको नीचे से लगाना है ना, साउथ से लगाना है आपने ऊपर की तरफ में। ठीक है, तो पीर पंजल या शिवालिक, ठीक है, तो यहां पर मैं आप देख सकते हो लद्दाख सबसे नीचे में तो हो नहीं सकती, उसके बाद में, क्योंकि ये लद्दाख के बाद में झांसकर नीचे हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। पीर पंजल, झांसकर, लद्दाख, काराकोरम, बी आंसर हो गया आप लोगों का यहाँ पर में फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों को जो है इसमें बोला था नाउ काराकोरम लद्दाख, झांसकर, पीर पंजल, ये जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ वाला हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ वाला आंसर सी। तो इसी वजह से जो है फ्रेंड्स आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां पर मैं इसको ध्यान रखिएगा। कितने लोगों ने सही लगाया आंसर बी, हाथ ऊपर करके बता दीजिए अगर समझ में आ गया है तो। ओके, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर सही लगाया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों को ऐसे ही आंसर करते रहिए सही से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में अब आपको बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोगों से कहीं पे भी पूछा जा सकता है। ओके, अभी भी बता रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं जो केवीएस की एग्जाम के अंदर में, केवीएस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अभी तक जुड़े नहीं है टीचिंग परीक्षा के साथ में, वो लोग जुड़ सकते हैं केवीएस के अंदर में। केवीएस का कोर्स बहुत किफायती दाम के ऊपर में अवेलेबल है। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए आज फ्लैट 60% ऑफ है, तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, ताकि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। कुछ 100 रुपए जो आप शायद ऐसे ही खर्च कर देते हो, वो आपके पूरा जीवन बदल सकता है। देखिए यहाँ पर मैं इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, क्या उन्होंने लिखी है, यहाँ पर कौन सा सही नहीं है ये बोलना बता रहा था आपको। ठीक है, हिंद स्वराज, बाल गंगाधर तिलक बोल रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज किसने लिखी है? तो अगर हिंद स्वराज की हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये डायरेक्टली आंसर आ जाता है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। ओके, ना कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की तो भाई हम ऐसे लिख देंगे आप लोग। ओके, गीता रहस्य आप लोग लिख दोगे। ठीक है, आर्कटिक होम इन द वेदास लिख दोगे, द उरायन लिख दोगे, मराठा और केसरी उनके न्यूज़पेपर थे वो लिख दोगे आप। ठीक है, तो हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये वाली जोड़ी सही नहीं लगी है, नहीं है बोला ना, नहीं लगी है, ये वाला याद रखना, आप लोगों ने नॉट करेक्ट बोला है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाकी के बाकी सही है। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए। हो सकता है कि अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट में ना एक काम करिए, इनके यहां से नाम हटा दीजिए, हम लोग जो है सारे बच्चों को देंगे कि ए का आंसर क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है। ठीक है, इस तरीके से देते हैं। रेडी है आप लोग? चैलेंज करिए, अगर चैलेंज एक्सेप्ट है तो हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से। अगर चैलेंज एक्सेप्ट है तो बता दीजिए। तो मैं आप लोगों को ये सारी बुक्स और जो पैम्फलेट जो भी है उनके आपको नाम आगे में लिखने हैं। ठीक है, तो इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं नागरिकता संशोधन अधिनियम अभी हाल ही में कब पारित किया गया था पिछले बार, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, अभी हाल फिलहाल के अंदर में जब पारित किया गया तो वो कौन सा साल था? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है, ये एग्जाम के अंदर में आया था, उस समय में ये करंट में था, इस वजह से एग्जाम के अंदर में पूछ भी लिया गया। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसको पास किया गया था आपका 11 दिसंबर 2019 को। कब पारित किया गया था ये पूछा जा रहा है ना। ठीक है, तो 11 दिसंबर 2019 को इसको पारित किया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA जिसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो है फ्रेंड्स हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश है, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहां से मैं जो नाम बता रहा हूं ना आप लोगों को, वो कम्युनिटी को याद रखना है आप लोगों ने। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। ठीक है, तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये 6 कम्युनिटी के लोग अगर भारत में आते हैं तो उनको भारत में शरण दी जाएंगी और भारत में नागरिकता भी दी जाएंगी उनको स्पेशल तरीके से। ठीक है, तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन। ठीक है, तो ये है आसपास वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अगर कोई भी इस धर्म का व्यक्ति भारत में आता है, शरण लेता है, तो उसको जल्दी नागरिकता मिलेगी। बाकी जो इंतजार की प्रक्रिया है उतना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए ये अब यहां से आप लोगों का एक और इंटरेस्टिंग सा पार्ट शुरू होता है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों को जो है
आपको एक एक एक्स्ट्रा चीजें बताता रहूंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो देखिए देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर में हुआ था इसकी स्थापना? देहरादून में। ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहां पर में? एक जल्दी से लिखेंगे आप लोग अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है एक मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर में है? देहरादून के अंदर में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1906 के अंदर में। ठीक है, देखिए याद रखना है आप लोगों ने 1906 के अंदर में। एक एग्जाम के अंदर में आया क्वेश्चन ये आप लोगों का। अब देखिए कैसे जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और डिफरेंट एग्जाम के अंदर में रिपीट होता है। ठीक है, चाहे आपका केवीएस हो, चाहे डीटीपीएस हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई हो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं एनसीईआरटी के अंदर में साफ साफ दिया हुआ है आपका कि 1906 के अंदर में देहरादून के अंदर में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। ये पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। नाउ अब देखिए आप लोगों का ये क्वेश्चन था देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। अब दोनों पॉइंट लिखेंगे, देहरादून 1906। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जाम हुई, उसके अंदर में क्या क्वेश्चन आया? उसके अंदर में क्वेश्चन ये आया द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो कि 1906 में हुई थी, इसका अस्तित्व कहां पर में आया था? ठीक है, अब आप लोग आंसर करेंगे कमेंट के अंदर में। हर एक बच्चा, अगर आप चाहते हो लॉन्ग टाइम तक आप लोगों को याद रहे ये चीज। ठीक है, सबसे पहले तो सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। 2900 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं। ठीक है, 1900 से ज्यादा आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हो, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे जल्दी से फैला देंगे आप लोग। ओके, तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना देहरादून के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। देहरादून में कौन से साल में हुई थी वो भी आप लोग लिख दीजिए कमेंट के अंदर में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तैयार है सभी लोग? ठीक है, बिना पोल के जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे। हर एक बच्चा जो है कमेंट के अंदर में आंसर करेगा। हर बच्चा, चाहे आप रिवीजन करोगे ना तब कमेंट में भी आंसर करते रहना, बार बार करते रहना। ठीक है, वही बच्चा आगे बढ़ेगा हर क्वेश्चन का जो आंसर करेगा। ठीक है, क्योंकि मसल मेमोरी बनती रहती है आप लोगों की। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का क्विक रिवीजन के लिए जो है यहाँ पर मैं आप लोगों का बोला गया इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। लाला लाजपत राय की कौन सी पुस्तक यहाँ लगा सकते हो आप? गीता रहस्य आप क्या लग सकते हो यहाँ पर में? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना, ठीक है, अबुल कलाम आजाद, ऐसा लिखते जाइए आप सभी के सभी जो है फ्रेंड्स। मौलाना अबुल कलाम आजाद वहां पर हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू हो गया। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखी थी, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी, ठीक है, इंडिया। ओके, गीता रहस्य किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। तो ये आप लोगों को जो है फ्रेंड्स हो गया। आप लोगों ने देखिए कितना बढ़िया तरीके से जो है सारी की सारी चीजें आप लोग लगा सक रहे हो। माइंड आपका देखिए अलग अलग तरीके से शार्पन होता जा रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। केवल 18 लाइक्स दूर है 2000 से हम लोग अभी। पेंजिया एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था जिसे क्या कहा जाता था? अभी देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया। एक पेंजिया नाम सा एक बड़ा सा जो है महाद्वीप था, वो कौन से महासागर से घिरा हुआ था? मतलब उसके अराउंड में जो पूरा पानी था उसको एक ही महासागर बोलते थे। वो महासागर कौन सा था? तो उस महासागर का नाम था पेंथालासा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, पेंथालासा। तो पेंथालासा वो महासागर है, ठीक है, जो घेरा हुआ था पेंजिया को। ठीक है, पेंजिया जो है फ्रेंड्स उसको घेरा हुआ था। तो आप लोग अगर ये पढ़ना चाहते हो, मैंने इसको पूरा डिटेल में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर की जो है पूरी की पूरी थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ाई। 1912 में थ्योरी दी थी उन्होंने, ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने। तो पूरा पढ़ सकते हो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर। नाउ निम्नलिखित पर्वतमालाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर अवस्थित करना है आप लोगों ने, उत्तर से दक्षिण की ओर करना है अभी। ओके, तो आपको पता है फ्रेंड्स, कल जाएंगे पीडीएस लेने, कल जाएंगे पीडीएस लेने। ठीक है, कल जाएंगे पीडीएस लेने। तो यहां से क से जो है आप लोगों का काराकोरम है, काराकोरम। ठीक है, लद्दाख रेंज है आपकी, लद्दाख। यहां पर में झांसकर रेंज है, ठीक है, झांसकर, पीर पंजल, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका है धौलाधर, ठीक है, और फिर है शिवालिक। अब आंसर आप लोग लगाएंगे फटाक से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है, नॉर्थ से साउथ। तो काराकोरम, ठीक है, 2 आना चाहिए पहले, फिर लद्दाख आना चाहिए आप लोगों का 1, ठीक है, फिर झांसकर आना चाहिए 4, और फिर पीर पंजल आना चाहिए आप लोगों का 3। 2 1 4 3। कितने लोगों ने लगाया है 2 1 4 3? जल्दी बताओ। अगर लगा दिया है सही तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को। ठीक है, आप लोग एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हो। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ये 67वीं बीपीएससी में आया हुआ था। ये DSSB के अंदर में पूछा जा चुका है आप लोगों का। अलग अलग और भी बहुत सारी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसमें पूछा जा चुका है। चंडीगढ़ जेबीटी के अंदर में आ चुका है, आपका एनवीएस में आ चुका है। तो प्लीज अच्छे से आंसर करिए इसका।
ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक जो है फ्रेंड्स ये लिखी थी लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार ये सारी की सारी जो बुक्स है इनको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ओके, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू किया गया था? ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं आप लोगों को पहले जो क्वेश्चन था आप लोगों का, ठीक है, उसके अंदर में बोला गया था कि भाई इसको जो CAA है आपका, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको पारित कब किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को। लेकिन इसको लागू कब किया गया था? लागू करने की बात अगर मैं आप लोगों से करूं, ठीक है, जिसको एनफोर्समेंट बोला जाता है, तो इसको 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था, पास हुआ था ये, लेकिन इसको लागू किया गया था 10 जनवरी 2020 को। ठीक है, 10 जनवरी 2020 को इसको लागू किया गया था, एनफोर्स्ड किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, तो लागू 10 जनवरी 2020 को, पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 को, दोनों सदनों से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहां पर में स्थित है? ठीक है, फॉरेस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री, इसका हेडक्वार्टर कहां पर में लोकेटेड है? जल्दी बताएंगे आप सभी के सभी। चलिए देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप लोगों का जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, बिल्कुल उसी तरीके से इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, ये कहां पर में, ये भी आपका देहरादून के अंदर में मिल जाएगा आप लोगों को। आप देख सकते हो कि कितने सारे एग्जाम के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। बताइए जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लागू कब हुआ था ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ओके, कब लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार? 2009 में जो कानून बना था, इसको लागू कौन से तारीख को किया गया था? चलिए देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत के अंदर में आर्टिकल नंबर 21A ये जोड़ा गया था, आर्टिकल नंबर 21A। ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसके जरिए जोड़ा गया था, जो कि 2002 में हुआ था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86वें नंबर का। ठीक है, इसके जरिए जोड़ा गया और ये बोला गया कि भारत सरकार कभी ना कभी एक कानून बनाएंगी जिसके अंदर में बच्चों को अधिकार मिलना चाहिए। तो इसी आर्टिकल को लागू करने के लिए 2009 में, ठीक है, 2009 में आपका एजुकेशन, ठीक है, RTE एक्ट जो है वो बना 2009 में। लेकिन इसको लागू कब किया गया? लागू करने की जो तारीख है वो है फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2010। प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, RTE एक्ट 2009 जो है वो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। डी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का सही है यहाँ पर में ये क्वेश्चन का आंसर? ठीक है, 86वें नंबर के संविधान संशोधन के जरिए कौन सा नंबर का आर्टिकल हमारे भारत के फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया था? ठीक है, 21A, ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आप लोगों से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन करना है आपने, ठीक है, जैसे 86वें नंबर का संविधान हुआ, ठीक है, अलग अलग संविधान हुए, अभी महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया, वो 108 नंबर का संवैधानिक संशोधन था। तो ये जो संविधान संशोधन है, तो उसको कहां पर में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो देखो, अगर भारत के संविधान के कोई भी प्रावधान में आपको संशोधन करना है, कोई भी पार्ट है उसको अमेंड करना है आपने, तो आप संसद में ला सकते हो वो प्रस्ताव। संसद में या तो आप लोकसभा में उसको प्रस्तुत कर सकते हो पहले, ठीक है, या तो आप राज्यसभा के अंदर में भी प्रस्तुत कर सकते हो। लाना कहां पर में, स्टार्ट कहां पर करना है? लोकसभा में भी किया जा सकता है, राज्यसभा में भी किया जा सकता है। तो लोकसभा के द्वारा भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, राज्यों के अंदर में इसका कोई रोल नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधानमंडल, कोई राज्य संविधान में संशोधन नहीं कर सकता। ठीक है, तो जहां जहां पर में सी है, अब यहां पर में ABC को मतलब यहाँ 1 2 3 कर लीजिए आप इसको, फिलहाल में 1 2 3 4 ऐसा कर लीजिए आप लोग, ताकि यहां पर में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 1 और 2 होना चाहिए, जहां जहां 3 है उसको काट दो। ठीक है, यहां भी 3 है, काट दो। ओके, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों कर सकते हैं, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति कोई भी संविधान संशोधन इनिशिएट नहीं कर सकता। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर में ही उसको स्टार्ट किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों का आंसर जो है फ्रेंड्स, यहां पर मैं जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर सी वो हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 2200 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक्स कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हु स्टेटेड दैट विजयनगर एम्पायर, ठीक है, हैड 300 पोर्ट्स एंड एस्टैब्लिश्ड कमर्शियल कॉन्टैक्ट विद वेरियस रीजन। हमारा जो भारत है फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है, दक्षिण भारत के अंदर में यहां पर में अगर मैं बात करूं, इधर में विजयनगर एम्पायर हुआ करता था, एक विजयनगर साम्राज्य, बहुत बड़ा साम्राज्य हो चुका था एक समय में।
ठीक है। एक विदेशी यात्री भारत में आया था जिसने एक बात कही कि विजयनगर एम्पायर जो है वो इतना बड़ा था कि उसके पास में 300 से ज्यादा पोर्ट थे, बंदरगाह थे, 300 से ज्यादा बंदरगाह। बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसने कहा था कि विजयनगर एम्पायर के पास में 300 से भी ज्यादा बंदरगाह थे? तो अब्दुल रज्जाक, ठीक है। ये एक फारसी ट्रेवलर था, अब्दुल रज्जाक, ठीक है। फारसी ट्रेवलर, फारसी यात्री, फारसी मतलब ईरानियन यात्री था, फारसी यात्री या पर्शियन यात्री बोल सकते हो आप इसको। इसने जो है फ्रेंड्स अपने नोट्स के अंदर में ये बात लिखी है कि विजयनगर एम्पायर के अंदर में, ठीक है, 300 से ज्यादा पोर्ट या बंदरगाह हुआ करते थे विजयनगर साम्राज्य के पास में, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड रिजर्वेशन टू वुमेन इन पंचायत? पंचायतों के अंदर में महिलाओं को जो है रिजर्वेशन दिया गया है। बताइए कौन से संविधान संशोधन के जरिए? जब आया था ना तभी से जो है फ्रेंड्स ये रिजर्वेशन दिया गया है। ओके, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, जब से आया है तब से ये संविधान के अंदर में दिया गया है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में? पंचायतों के अंदर में 73वें संविधान संशोधन जो था, 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, तभी से पंचायतों में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। इसकी सीमा बढ़ाकर 50% तक की जा सकती है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ में हमारे। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में आ रहा है। उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि 73rd नंबर का संविधान संशोधन जो था उसके जरिए पार्ट नंबर 9 जो है हमारे भारत के संविधान में जोड़ा गया था। आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक है? आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243 ओ तक के आर्टिकल्स है और 11वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई है। मैंने आप लोगों से कहा है कि 2 लेक्चर्स में आप लोगों के लिए अरेंज करूंगा, अगर आप लोग जो है फ्रेंड्स इसको अच्छे से शेयर करोगे, जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। जिस दिन हमारे 5000 लाइव हो जाएंगे, ठीक है, 5000 लाइव प्लस 5000 लाइक्स एक साथ, ठीक है, उस दिन जो है फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, 20 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और सारे के सारे जो आपके अनुसूचियां है, शेड्यूल है, 12 की 12 अनुसूचियां आपको याद करवा दूंगा पूरे की पूरी, और हर संभव क्वेश्चन जो उस पर बन सकता है वो आपको करवा दूंगा। तो हर एक बच्चे ने क्या करना है फ्रेंड्स, सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, ठीक है, और सेशन को लाइक भी जरूर कर देंगे। तो 5000 लाइक्स और 5000 लाइक का हम लोग टारगेट रखते हैं ताकि उसके उसके अगले ही दिन, जस्ट उसके अगले ही दिन हम लोग जो है फ्रेंड्स पूरा का पूरा ये वाला सेशन हमारा कर सके, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोगों के हाथ में है, फारसी यात्री जो है फ्रेंड्स अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर एम्पायर का दौरा किया था? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अब्दुल रज्जाक जो था उसने कहा था कि 300 से ज्यादा जो है वो पोर्ट्स है। पोर्ट्स का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है, जहां पर में जहाज रुकते हैं, बंदरगाह, जिससे व्यापार भी हो सकता है और दूसरे देशों के साथ में रिश्ते भी रखे जा सकते हैं। तो एक फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक, तो वो किसके समय में आया था? तो देव राय सेकंड नाम का एक शासक हुआ था विजयनगर एम्पायर में, उसके समय में ये आया था, ठीक है, देव राय द सेकंड। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है इसके अंदर में, कुछ भी और नहीं आप लोगों का, देव राय द सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपको बताना है, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, कौन से सूफी सिलसिले से को फॉलो करते थे? सूफीज्म के अंदर में बहुत सारे अलग अलग सिलसिले हैं। सिलसिले का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति ने उसको स्टार्ट किया होगा, ठीक है, और उसी से आगे बढ़ रही है वो प्रक्रिया। तो निजामुद्दीन औलिया कौन से वाले सूफी सिलसिले से फॉलो करते थे? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं निजामुद्दीन औलिया, तो निजामुद्दीन औलिया जो है फ्रेंड्स चिश्ती सिलसिला, ठीक है, जो सूफी संत थे, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के, ठीक है, उनसे ये सिलसिला चला आ रहा था, उनसे उनके जो अनुयायी थे उनको चिश्ती बोला जाता था। तो जो जो यहाँ पर में मोइनुद्दीन, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया है, ठीक है, वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उसी पद्धति को फॉलो करते थे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, जो अजमेर में जिनकी दरगाह है, उन्हीं के किसी न किसी डिसाइपल के डिसाइपल थे ये, उन्हीं के किसी अनुयायी के अनुयायी हुआ वो थे ये, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है, चिश्ती सिलसिले से ये बिलोंग करते थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आप लोगों को जो है फ्रेंड दिल्ली के अंदर में मिलेगी। ये क्वेश्चन जो है यूपी के एक एग्जाम के अंदर में आया था थोड़े दिन पहले, ठीक है।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपको अजमेर के अंदर में मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। हु फाउंडेड द चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया, बताइए चिश्ती सिलसिला भारत में किसने स्टार्ट किया था। मैंने आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ वो सारी की सारी आप लोगों के एग्जाम के काम की चीजें है। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए अभी आप लोगों को बताया मैंने कि चिश्ती सिलसिला जो है फ्रेंड्स, सिलसिला बेसिकली एक लीनिएज को बोल सकते हो आप, वंशावली। अब वो बच्चे वाली वंशावली नहीं थी, ये शिष्य वाली वंशावली है कि उसका शिष्य फिर उसके शिष्य का शिष्य फिर उसके शिष्य का शिष्य। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उनके यहाँ उनसे स्टार्ट होती है ये। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है आपको मिलेगी अजमेर राजस्थान में, अजमेर के अंदर में। ठीक है, बाबा फरीद जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने ये याद रख लेना है कि बाबा फरीदुद्दीन ए शकर, गंजे शकर इनको बोला जाता, फरीदुद्दीन गंजे शकर, बाबा फरीद के नाम से भी जिनको जाना जाता है। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, जिनके नाम पे कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, उनके शिष्य थे ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। निम्न में से किस समाचार पत्र ने महात्मा गांधी से संबंधित नहीं था। कौन सा समाचार पत्र है जो महात्मा गांधी से संबंधित नहीं था, तो फिर किससे संबंधित था वो, ये भी बता देंगे आप लोग। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों से कि निम्न में से किस समाचार पत्र महात्मा गांधी से संबंधित नहीं था, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी से संबंधित था, महात्मा गांधी ने निकाला था। हरिजन नाम का, और इंडियन ओपिनियन। इंडियन मिरर जो है फ्रेंड्स ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने निकाला था। देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे उन्होंने इंडियन मिरर नाम का अखबार निकाला था 1862 के अंदर में। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी। बाकी यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, ये जो अखबार है ये गांधी जी के है। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर का है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन मिरर नाम का अखबार किसने निकाला था। ठीक है, चलिए मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है फ्रेंड्स कि अगर आप जिस दिन आप लोग 5000 लाइक्स और 5000 लाइक्स दोनों के दोनों कर दोगे। अभी भी देखिए बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए आप लोग। और जो भी बच्चे हैं जो चाहते हैं तो डेली आपको ट्राई करना है कि हमारा 5000 आज हो जाए। आप लोग जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे। ठीक है, लाइक करते रहेंगे, सेशन को चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। ठीक है, लाइव आना है आप लोगों ने, तो उसके अगले ही दिन मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करवा रहा हूँ। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल्स जिस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपको आज के आज याद भी करवा दूंगा मैं। देखिए फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 43, ठीक है, 43A और 43B इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आएगा तो टाई ब्रेकर आप लोग जीत जाओगे उसके अंदर में आराम से, जो टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स है, क्योंकि मैं आपको अभी याद करवा दूंगा इसकी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 43 है, ठीक है, इसके अंदर में काफी सारी चीजें रखी गई है। ठीक है, एक एक करके उनके बारे में मैं बात करूंगा आप लोगों से। सबसे पहली चीज तो ये रखी गई है आर्टिकल नंबर 43 में कि किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हो, अगर आप मजदूर हो तो आपको एटलीस्ट उतनी सैलरी मिलनी चाहिए, आपको उतना पैसा मिलना चाहिए जिससे आप अपनी जीवन यापन कर सके। अब ऐसा भी नहीं कि आपका जीवन यापन ऐसा है कि भाई आपको जो है वो रोज जोमेटो से खाना चाहिए, रोज आपको जो है बहुत सारा लग्जरी आइटम चाहिए, वो वाला नहीं। बेसिक खाना पीना आपका हो सके। ठीक है, बेसिक जो चीजें है, कपड़ा, वो आप लोगों को मिल सके। तो अनुच्छेद 43 जो है वो जीविका मजदूरी, मतलब कि आपको एटलीस्ट जीवन यापन करने लायक मजदूरी आपको मिल सके उतना। ठीक है, काम की उचित परिस्थितियां, जहां पर मैं काम करवाया जा रहा है, आपसे काम कर रहे हो वहां पर में वॉशरूम होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा साफ सफाई होनी चाहिए, आपका पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, ये कोशिश करनी है। क्योंकि डीपीएसपी में है, कंपलसरी तो करवा नहीं सकते डीपीएसपी में, कोशिश करनी है। तो काम की उचित परिस्थितियां होनी चाहिए, आर्टिकल नंबर 43 के अंदर में ही बोला गया है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स ये बोला गया है अवकाश का अधिकार है, एक दिन तो छुट्टी मिलनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स ग्रामीणों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री, जो ग्रामीण उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देना। ये जो 4 चीजें हैं मैंने आपको बताई, वो आर्टिकल नंबर 43 के अंदर में आती है। कौन कौन सी? जीविका, जितनी मजदूरी मिले, मतलब जीवन चल सके उतना, ऐसा भी नहीं कि बस 10 रुपए रोज मिल रहा है। ठीक है, 5 रुपए रोज मिल रहा है आज के समय में भी। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स काम की उचित परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियों में काम करवाया जाए जहां पर मैं एटलीस्ट यार सुसु लगी तो जा तो सके इंसान। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को अवकाश का अधिकार होना चाहिए कि भाई एटलीस्ट एक आध महीने में 2-3 दो तो मिल जाए कम से कम। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स ग्रामीण क्षेत्र में जो कॉटेज इंडस्ट्री, ग्रामीण उद्योग है, उसको बढ़ावा देने की कोशिश करनी है। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री बोला जाता है, कुटीर उद्योग बोलते हैं। तो ये 4 चीजें 43 में आती है। चारों में से कोई दिख रहा है कि आपको बताइए,
कॉटेज इंडस्ट्री मुझे को दिख रहा है, इन्वायरमेंट वाला इसके अंदर में नहीं है, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, ये आर्टिकल नंबर 43A के अंदर में दिया गया है कि जो वर्कर है उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए, जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है उसमें, ठीक है। वो आर्टिकल, वो अलग आर्टिकल है, 43 से अलग एक और आर्टिकल है। तो प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इसमें आ गया, चार में से एक आ गया। मैं चारों की चारों लिस्ट आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। मैं जीविका लायक मजदूरी आपको मिलनी चाहिए, काम की उचित परिस्थितियां मिलनी चाहिए, अवकाश का अधिकार मतलब हॉलीडे मिलना चाहिए आपको, और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, कुटीर उद्योग का मतलब होता है कॉटेज इंडस्ट्री, गाँव में जो इंडस्ट्रीज होती है कपास की या छोटे छोटे जो टोकरियां वगैरह बनाते हैं, छोटी इंडस्ट्रीज जो होती है उसको बढ़ावा देना है, गांधी जी के विचारों पर आधारित, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया, इसमें से एक दिया हुआ था कॉटेज इंडस्ट्री, तो आपने आंसर लगा दिया। काम की उचित परिस्थितियां कहां पर में दिया हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 43 में। अवकाश का अधिकार आर्टिकल नंबर 43 में। जीविका लायक मजदूरी मिल जाए भाई, कम से कम जिंदा रहने लायक मजदूरी मिल जाए, ठीक है, वो अधिकार आर्टिकल नंबर 43 में। और वही अगर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट में बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है वहां पर में वर्कर को भी थोड़ा बहुत कुछ उनके जो यूनियन है उनके लीडर्स को वहां शामिल किया जाए डिसीजन मेकिंग में, आर्टिकल नंबर 43A में दिया गया है। वो बाद में जोड़ा गया था आर्टिकल नंबर 43A, ये जोड़ा गया है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए। चलिए, तो 43 आप लोगों को याद हो गया, हाथ ऊपर करके बताओ क्या कर पाओगे, एटलीस्ट जो है थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आया यहाँ पर मैं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, और भी आपको चीजें बताऊंगा, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि कितना आप लोग पढ़ना चाहते हो। जितना आप लोग पढ़ने के अंदर में इच्छुक रहोगे, जितना आपका रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। मैं देखूंगा अभी यहाँ पर मैं कि ये क्वेश्चंस खत्म होते हुए, तीनों खत्म होते हुए 3000 लाइक्स होते हैं या नहीं, तो मुझसे उससे समझ में भी आ जाएगा कि कितना बच्चे ये पढ़ना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, 42nd संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 43A जोड़ा गया, ठीक है, इसमें से क्या संबंधित है। अब आप लोग बताएंगे। देखिए, 42वें संविधान संशोधन जो के कब हुआ था, आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर में, इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। उसके जरिए एक बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए वैसे तो, लेकिन आर्टिकल नंबर 43A भी जोड़ा गया था। बताइए, तो वनों का संरक्षण इसमें तो है नहीं, मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, वो वाली बात आपका 43 में बोल दी गई है कि जीवन यापन के लिए मजदूरी मिल जाए कम से कम। यहाँ 43A की बात हो रही है। तो वर्कर्स जो है उनको मैनेजमेंट के अंदर में थोड़ा सा उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर में, वो यहाँ पर मैं बात की गई आपकी। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपने अभी याद कर लिया आर्टिकल नंबर 43A, जो कि 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 में आया था इंदिरा गांधी के समय में। उसमें यह बोला गया कि वर्कर्स जो है उनको भी पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर, ओके। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आर्टिकल नंबर 43B भी है एक आपका, आर्टिकल नंबर 43B, उसमें सहकारी समितियों की बात की गई है। मतलब आप, ठीक है, आपके आसपास के कुछ लोग मिलकर एक समिति बना ले, सहकारी समिति। जैसे आपको पता है सहकारी बैंक होते हैं, अमूल है सहकारी समिति है, वो कोऑपरेटिव के अंदर में आता है। तो कोऑपरेशन करके मतलब सारे लोग, जितने भी लोग उसको बनाए हैं वो सारे उसके मालिक है। इवन जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो भी मालिक है, जो वर्कर है वो भी मालिक है, जो उसमें मटेरियल सप्लाई कर रहा है वो भी उसका मालिक, उसके अंदर में एक तरीके से मालिक है। जैसे अमूल हो जाता है आपका, ठीक है, सुधा मिल्क हो जाता है, वो सारे के सारे जो है फ्रेंड्स क्या है, ठीक है, ये सहयोग या फिर कोऑपरेशन के या सहकारी संस्थाओं के उदाहरण है। तो सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने की कोशिश करनी है, तो सहकारी समिति बनाने की कोशिश करनी है। यह आर्टिकल नंबर 43B में आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना, आर्टिकल नंबर 43B सहकारी समितियों से रिलेटेड है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से कभी भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको भी याद रख लेंगे आप लोग, ओके। और ये सहकारी समितियों वाला जो आपका है फ्रेंड्स, कि सहकारी समितियों के लिए आर्टिकल नंबर 43B जो जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2011 के जरिए, ठीक है। चलिए, तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आर्टिकल नंबर 43, 43A, 43B आप लोगों ने सीखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे, चलो ठीक है, थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं मैं इसको। आंसर दिख रहा है इसमें, चलिए अब बताइए आंसर क्या होगा। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने आंसर अगर लगा दिया तो आप लोगों को जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूं वो आप लोग बहुत ही आसानी से इसका आंसर लगा पाओगे आप लोग। तो फ्रेंड्स
स्टूडेंट्स बता रहे हैं मुझे अभी आके, टीम ने भी बताया कि स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, और जिंदगी को भी गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, क्योंकि जिंदगी भी एक गुरु है, काफी सारी चीजें सिखाई है। ठीक है, आप लोगों को भी, तो सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा जो है फ्रेंड्स, बेसिकली एक गुरु शिष्य परंपरा के अंदर में गुरुओं को भी याद दिलाती है। ठीक है, और स्टूडेंट्स को भी याद दिलाती है कि अपना अपना कर्म जो है वो सही तरीके से करना है। ठीक है, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। और जैसे कि यहाँ पर मेरे बच्चे बोल रहे थे कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सर एक बार जो है वो ऑफर भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो आप लोगों के लिए फ्रेंड्स 70% वाला जो सुपर 70 है, इसको एक बार और ओपन कर देते हैं आप लोगों के लिए, जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, तो ये गुरु पूर्णिमा का आप लोगों के लिए गिफ्ट सुपर 70 कूपन कोड का इस्तेमाल करके 70% आप आज भी ले सकते हो। ये गुरु पूर्णिमा का गिफ्ट आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, तो 2011 में 97वें संविधान संशोधन के जरिए आर्टिकल नंबर 43 बी जोड़ा गया। बताइए वो किस चीज से रिलेटेड है? तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी संस्थाओं से रिलेटेड है। मैंने आप लोगों के लिए आज एक कोशिश की, मुझे हाथ ऊपर करके सच्ची सच्ची बताना। ठीक है, कितने लोगों को ये जो एक प्रयास है, ठीक है, एक सोच है जो आप लोगों के बेहतरी के लिए, आपके भलाई के लिए, आप लोगों को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए किया गया। 3 मैंने आर्टिकल्स लिए और तीनों आर्टिकल्स को मैंने इस तरीके से अरेंज किया कि आपको याद हो सके, आपको समझ में आ सके। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं करवाता रहूं, तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो जहां भी शेयर कर सकता है शेयर करे। जल्दी से हम लोग 5000 लाइव और 5000 लाइक्स का जो टारगेट है हमारा, उसको कंप्लीट करें, ताकि पूरी टीचिंग परीक्षा की टीम जो है वो मोटिवेट हो सके और हम जल्दी से ऐसा एक सेशन हम लोगों को मिल सके। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा जो है एक्साइटेड हूँ और वेट कर रहा हूँ कि जब आप लोग जल्दी से कंप्लीट करोगे तो मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द 2 सेशंस, एक तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाला और दूसरा सारे के सारे 12 के 12 अनुसूची आपको याद करवाने वाला आर्टिकल जो है मैं जो सेशन है वो आप लोगों के लिए करवा सकूं। ठीक है, तो सभी बच्चे जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। 3000 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक्स कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। ठीक है, जितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया वो हाथ ऊपर करके बता भी देंगे, ये वो लॉयल बच्चे जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। नाउ 97 नंबर के संविधान संशोधन 2011 के जरिए आर्टिकल नंबर 43 बी डीपीएसपी में जोड़ा गया था, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। देखिए डीपीएसपी जो है ना फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये आपका आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक दिया हुआ है। तो आर्टिकल नंबर चाहे 43 हो जाए, 43A हो जाए, चाहे 43B हो जाए, ठीक है, ये सब इसी के बीच में ही आते हैं ना, डीपीएसपी के अंदर में ही आते हैं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, तो ये आप लोगों ने याद रखना था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर में ही है आर्टिकल नंबर 43, आर्टिकल नंबर 43A, आर्टिकल नंबर 43B। ठीक है, ये सारी जो पीडीएफ है आपको पेड क्लास के अंदर में मिल जाती है, वहां ऐप के अंदर में मिल जाती है, तो आप वहां से इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आप लोगों का, एक एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप लोग करें। ठीक है, कोशिश करो, थोड़ा सा कोशिश तो करो कम से कम। इसका आंसर क्या होगा? किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी में सहकारी समितियों से संबंधित नए प्रावधान जोड़े? सहकारी समिति से संबंधित प्रावधान डीपीएसपी में कौन से वाले संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए थे? आपको बताना है। आपको अगर थोड़ा सा भी याद आ रहा हो, आप अगर वो रिलेट कर पा रहे हो फ्रेंड्स उस चीज को, ठीक है, तो संवैधानिक संशोधन हुआ था एक, ठीक है, जिससे सहकारी समितियां, आर्टिकल नंबर 43B जोड़ा गया था। आप देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये केवीएस में भी आ सकता है, DSSB में भी आ सकता है, आपका एनवीएस में, एडब्ल्यूएस के अंदर में, बीपीएससी टीआरई के अंदर में, बीपीएससी के प्रीलिम्स में आ सकता है, आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है सीसी की, उसके अंदर में, कंबाइंड परीक्षा के अंदर में, यूपी के अंदर में आ सकता है, आपका DSSB की नॉन टीचिंग एग्जाम्स के अंदर में आ सकता है, एसएससी सीजीएल में आ सकता है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है ये। ओके, तो आंसर आप लोग जो है फ्रेंड्स लगाएंगे कमेंट के अंदर में। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, वो उन सवालों के आप लोग जवाब भी दोगे। ठीक है, स्पीड में आप मुझे बताइए कि ब्रिक्स की, ठीक है, ब्रिक्स की 18वें नंबर की जो अध्यक्षता है वो कौन सा देश करने वाला है? कौन सा देश जो है ब्रिक्स की 18वें नंबर की अध्यक्षता करेगा? ब्रिक्स 2025 कहां पर में हुआ था ये भी आप बता देंगे मुझे। ठीक है, ब्रिक्स में टोटल कितने देश है ये भी बता दीजिए, अभी हाल में एट प्रेजेंट टोटल कितने देश है ये बता देंगे आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, और जिन लोगों का सही आंसर रहेगा उन लोगों के आंसर्स को आप लोग लाइक भी करते रहिए फ्रेंड्स, जिससे कि सीखने मिलेगा, बाकी लोगों को भी सीखने मिलेगा, आपको भी सीखने मिलेगा। ओके, मुझे आप लोग बताओ, एक क्वेश्चन हमने करा था, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर में, ये बता देंगे आप लोग। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर में है? ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है, तो ये दरगाह कहां पर में आपको मिलेंगी
ये बताएंगे आप मुझे कौन से शहर में मिलेंगी, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। ओके, उसके अलावा आप लोग एक और चीज बता सकते हो कि हमारे भारत में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, कौन से साल और कहां पर में इसका हेडक्वार्टर है, कौन से साल में खोला गया था? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अंग्रेजों के समय में खोला गया था, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर में, ये आप लोग बताएंगे। इसके अलावा आप लोग बताओगे मुझे डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? ओके, ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के, आप लोग कोशिश करिए आंसर करने की इसके अंदर में। और भारत के अंदर में मुंबई में सबसे पहली जो कपड़ा मिल स्थापित की गई थी भारत में, मुंबई के अंदर में बात कर रहा हूं मैं, मुंबई की सबसे पहली जो कपड़ा मिल थी, जो सफल कपड़ा मिल थी, वो कहां पर में स्थापित हुई थी, वो भी आंसर आप लोग कर दोगे। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया होगा आप लोगों ने, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए, तो गुरु पूर्णिमा जो है फ्रेंड्स, उसकी आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और देखिए टीम ने स्पीड में बना भी दिया है, गुरु 70 इस कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सुपर 70 के साथ में गुरु 70 इस कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप लोगों को आज रात 12 बजे तक मिल जाएगा 70% ऑफ सारे ही कोर्सेज के ऊपर में। जो बच्चे बीपीएससी में एनरोल हो चुके हैं, अगर वो दूसरे और कोई और भी कोर्सेज के अंदर में एनरोल होना चाहते हैं, ठीक है, तो वो एनरोल हो सकते हैं, उनको डायरेक्टली यहाँ पर में इसका फायदा मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों के पास में आपका फायदा यह है कि आपको जितने भी कोर्सेस है उनकी वैलिडिटी जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आप लोगों के पास में है, तो ये आपका फायदा है। ठीक है, और एआई वाला जो कोर्स है, ठीक है फ्रेंड्स, उसके अंदर में भी जो ऑलरेडी पहले ले चुके थे बच्चे, उन लोगों के लिए ये मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि आने वाला जो एआई का हमारा एक और बैच है, ठीक है, उसके अंदर में हम और एडवांस करेंगे। तो जो लोग ऑलरेडी ले चुके थे पहले, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उनको और एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे चाहते हैं कि उनको नया बैच और पुराना बैच दोनों मिल जाए एआई का, तो वो जल्दी से एआई वाले बैचेस के अंदर में भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के लास्ट में आपका एआई का एक और नया जो है बैच आएगा, 3 घंटे का आपका वेबिनार। ठीक है, चलिए, तो स्पेशल 70 कोड के लिए आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 7611101101 इस नंबर पे, या फिर 9697888844 इस नंबर पे, या तो आप कॉल कर लीजिए या तो फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, टीम आपकी मदद कर देंगी। ठीक है, ये 2 नंबर में से किसी पे भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या नीचे में लिंक दी गई है उस पर भी जा सकते हो, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। इन क्वेश्चंस के आंसर जो है फ्रेंड्स जरूर आप लोगों को कमेंट के अंदर में बताना है, ताकि आप लोग देख सके कि कितना आप लोगों को आ रहा है, और जो सही आंसर कर रहे हैं उनके कमेंट को लाइक भी करते रहना आप लोगों ने। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।